अरुण की उम्र 38 साल की थी जब उसकी जिंदगी में वह तूफान आया था जिसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया था। पहले वह एक साधारण आदमी था। सुबह 8 बजे दफ्तर जाता, शाम 6 बजे घर लौटता और रविवार को अपनी पत्नी निधि के साथ बाजार घूमने निकल जाता। उसका जीवन एक सीधी सादी लकीर की तरह था जिसमें न कोई उतार चढ़ाव था न कोई रोमांच, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है। एक प्यार करने वाली पत्नी, एक छोटा सा घर और एक स्थिर नौकरी। अरुण और निधि की शादी को 7 साल हो चुके थे। उनकी शादी प्रेम विवाह नहीं थी बल्कि घर वालों ने तय की थी। पहली मुलाकात में ही अरुण को निधि पसंद आ गई थी। वह सुंदर तो थी ही, साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो अरुण को अपनी ओर खींचती थी। शादी के बाद के दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हो गए थे। निधि सुबह चाय बनाती तो अरुण उसके लिए नाश्ता तैयार करता। शाम को दोनों साथ बैठकर टेलीविज़न देखते और रात में सोने से पहले घंटों बातें करते। अरुण को याद है कैसे निधि उसके कंधे पर सिर रखकर अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी और वह बस मुस्कुराते हुए सुनता रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ बदलने लगा। पहले तो अरुण ने इस बदलाव को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा कि शायद यह शादीशुदा जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा है। निधि अब पहले जैसी बातें नहीं करती थी। वह अक्सर अपने मोबाइल में व्यस्त रहती और जब अरुण कुछ पूछता तो वह बस हल्के से मुस्कुरा देती और कह देती, कुछ नहीं, बस यूं ही। अरुण ने कई बार कोशिश की कि वह निधि से पूछे कि क्या बात है, लेकिन हर बार उसे लगा कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है। शायद निधि थकी हुई है या फिर उसके मन में कोई छोटी मोटी परेशानी है। लेकिन एक दिन जब अरुण दफ्तर से जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि निधि बालकनी में खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो अरुण ने बहुत समय से नहीं सुनी थी। वह हंस रही थी और उसकी हंसी में वह बेफिक्री थी जो अब अरुण के साथ नहीं रही थी। अरुण चुपचाप खड़ा रहा। उसने सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर समा गया। वह अंदर चला गया और सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद निधि अंदर आई। उसने अरुण को देखा तो चौंक गई। तुम कब आए? उसने पूछा। अभी अभी, अरुण ने कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में कुछ कड़वाहट थी। निधि ने कुछ नहीं कहा, बस रसोई में चली गई। उस दिन के बाद अरुण ने ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि निधि अब अक्सर देर रात तक जागती है। वह कहती कि उसे नींद नहीं आ रही, लेकिन अरुण जानता था कि वह अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रही होती है। एक रात जब अरुण को नींद नहीं आई तो उसने देखा कि निधि बाथरूम में गई है और अपना फ़ोन साथ ले गई है। अरुण का दिल बैठने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निधि से सीधे पूछना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं उसका शक गलत ना हो, और अगर सच में कुछ है तो वह उस सच को जानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन जब अरुण दफ्तर में था तो उसे एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में लिखा था, अगर तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सच जानना है तो शाम को 5 बजे सिटी पार्क के पास के कैफे में आओ। अरुण का हाथ कांप गया। उसने कई बार वह संदेश पढ़ा। उसका मन कर रहा था कि वह फ़ोन को फेंक दे, लेकिन उसकी उत्सुकता ज़्यादा मजबूत थी। शाम को 5 बजे वह उस कैफे में पहुंच गया। वहाँ एक आदमी बैठा था जिसे अरुण नहीं पहचानता था। वह आदमी उठा और अरुण के पास आया। मैं राजेश हूँ, उसने कहा। तुम्हारी पत्नी निधि के दफ्तर में काम करता हूँ। अरुण ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखता रहा। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यह बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें सच जानना चाहिए। निधि का किसी और से संबंध है। अरुण को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने राजेश की ओर देखा, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। राजेश ने अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें दिखाईं। उन तस्वीरों में निधि एक आदमी के साथ थी। वे साथ हंस रहे थे, साथ बैठे थे। अरुण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने फ़ोन राजेश के हाथ में वापस कर दिया और बिना कुछ कहे कैफे से बाहर निकल गया। घर जाते समय अरुण का दिमाग सुन्न हो चुका था। वह सोच नहीं पा रहा था।
उसे बस यही समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। घर पहुंचकर उसने निधि को देखा। वह रसोई में खाना बना रही थी, बिल्कुल सामान्य। अरुण ने उससे कुछ नहीं पूछा। उस रात वह बस चुपचाप सो गया। अगले कुछ दिन अरुण ने खुद को समझाया कि शायद राजेश झूठ बोल रहा था, शायद यह सब एक गलतफहमी है। लेकिन एक दिन जब निधि बाहर गई थी तो अरुण ने उसका मोबाइल देखा। उसमें वे सभी संदेश थे जो अरुण को तोड़ने के लिए काफ़ी थे। अरुण ने निधि से उस रात सब कुछ पूछा। पहले तो निधि ने इनकार किया, लेकिन फिर उसने सच बता दिया। उसने कहा कि वह किसी और से प्यार करती है और यह संबंध 6 महीने से चल रहा है। अरुण ने कोई चीख चिल्लाहट नहीं की, न कोई आरोप लगाए, बस एक लंबी खामोशी थी जिसमें 2 लोग एक दूसरे से अलग हो गए। निधि चली गई, अरुण अकेला रह गया। धोखा हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वह बस चुपचाप रिश्ते से निकल जाता है और पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाता है जिसे कोई आवाज़ नहीं भर सकती। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। अरुण की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ गई थी, लेकिन वह मोड़ उतना आसान नहीं था जितना लोग समझते थे। शुरुआत के महीने सबसे कठिन थे। अरुण रोज सुबह उठता और भूल जाता कि निधि अब उसके साथ नहीं है। वह चाय बनाने रसोई में जाता, 2 कप निकालता और फिर याद आता कि अब सिर्फ 1 कप काफ़ी है। रात को सोते समय वह बिस्तर के दूसरे हिस्से को देखता और उसे खालीपन महसूस होता। दोस्तों ने समझाने की कोशिश की, भूल जाओ उसे। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं मगर महसूस होते रहते हैं। अरुण ने खुद को काम में डुबो दिया। वह सुबह जल्दी दफ्तर जाता और रात देर तक वहीं रहता। घर जाने का मन नहीं करता था क्योंकि घर में हर चीज़ निधि की याद दिलाती थी। किचन में रखे हुए बर्तन जो निधि ने खरीदे थे, बेडरूम में लगा वह पर्दा जो निधि को बहुत पसंद था, यहाँ तक कि दीवार पर टंगी वह तस्वीर भी जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे अरुण ने खुद को समझाना शुरू किया कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। धोखे के साथ रिश्ता बच भी कैसे सकता था। उसने अपने मन में निधि के लिए एक दीवार खड़ी कर ली। उसने तय किया कि वह उसके बारे में नहीं सोचेगा, उससे जुड़ी किसी भी बात को याद नहीं करेगा। लेकिन कुछ रिश्ते टूटकर भी पीछा नहीं छोड़ते, वे यादों में नहीं आदतों में बस जाते हैं। 3 साल बीत गए। अरुण अब पहले से बेहतर था। उसने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की थी। उसने नए दोस्त बनाए, नई जगहें देखी और खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह खुश है। लेकिन रात में जब वह अकेला होता तो कभी कभी निधि की याद आ जाती। वह सोचता कि क्या वह खुश है, क्या उसे कभी अरुण की याद आती है, क्या उसे अपने की का पछतावा होता है। एक दिन अरुण अपने पुराने दोस्त समीर से मिलने गया। समीर और अरुण कॉलेज के दिनों से दोस्त थे। वे दोनों एक कैफ़े में बैठे थे और पुरानी यादों में खोए हुए थे। बातों ही बातों में समीर ने कहा, अरे तुम्हें पता है, मैंने कल निधि को देखा। अरुण का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने समीर की ओर देखा। कहाँ? अरुण ने पूछा, हालांकि वह जानता था कि उसे यह नहीं पूछना चाहिए। अस्पताल में, समीर ने कहा। मैं अपनी माँ को लेकर गया था, वहाँ उसे देखा। अस्पताल में? अरुण ने पूछा और उसकी आवाज़ में हल्की सी चिंता झलक गई। समीर ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने उससे बात की। वह बीमार है। बीमार, यह शब्द हल्का था लेकिन असर बहुत भारी। कैसी बीमारी? अरुण ने पूछा और इस बार उसकी आवाज़ कांप गई। समीर ने अरुण की ओर देखा। गंभीर बीमारी यार, उसे कैंसर है। अरुण को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर मुक्का मारा हो। कैंसर, यह शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। कब से? अरुण ने पूछा। पिछले साल से। शुरू में उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन अब हालात बहुत बुरे हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन समीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अरुण कुछ नहीं बोला, वह बस वहीं बैठा रहा। समीर के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। उस पल उसे एहसास हुआ कि वह जिस इंसान से नाराज था, जिससे उसने खुद को दूर कर लिया था, वह अब जिंदगी से लड़ रही है। गुस्सा कहीं खो गया, सिर्फ डर बचा। अरुण उस रात घर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह बार बार निधि के बारे में सोचता रहा। वह सोचता रहा कि क्या उसे निधि से मिलना चाहिए,
लेकिन फिर उसे याद आता कि निधि ने उसके साथ क्या किया था और वह खुद को रोक लेता। लेकिन अगले दिन जब अरुण दफ्तर में बैठा था तो उसका मन नहीं लग रहा था। उसके सामने फाइलें पड़ी थीं, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस निधि की तस्वीर घूम रही थी। वह निधि जो अब बीमार है, जो शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। उसने फैसला किया वह निधि से मिलेगा। अरुण ने समीर से निधि के बारे में पूरी जानकारी ली। उसे पता चला कि निधि सिटी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। समीर ने यह भी बताया कि निधि के साथ उसका कोई नहीं है, न उसके माता पिता न कोई और। वह आदमी जिसके साथ उसका संबंध था वह उसे छोड़कर चला गया जब उसे बीमारी के बारे में पता चला, समीर ने कहा, और उसकी आवाज़ में हल्की सी कड़वाहट थी। अरुण ने कुछ नहीं कहा। उसे निधि पर गुस्सा आना चाहिए था। उसे खुशी महसूस होनी चाहिए थी कि जिसने उसके साथ धोखा किया उसे भी धोखा मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था सिवाय एक गहरी उदासी के। अगले दिन अरुण अस्पताल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि वह निधि से क्या कहेगा, कैसे कहेगा। क्या वह उससे पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, या फिर वह बस चुपचाप उसे देखकर लौट आएगा। अस्पताल पहुंचकर अरुण ने रिसेप्शन पर निधि का कमरा नंबर पूछा। 3री मंजिल, कमरा नंबर 307, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। अरुण लिफ्ट में चढ़ा। 3री मंजिल पर पहुंचकर वह कमरे की तलाश में निकल पड़ा। कमरा नंबर 307 के सामने खड़े होकर अरुण ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आओ, एक कमज़ोर सी आवाज़ आई। अरुण ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। कमरे में एक बिस्तर था और उस पर निधि लेटी हुई थी। अरुण ने उसे देखा और उसके पैर जैसे जम गए। वह निधि नहीं थी जिसे अरुण जानता था। वह निधि जो हमेशा हंसती रहती थी, जिसकी आंखों में एक चमक हुआ करती थी, वह अब कहीं नहीं थी। इस निधि के बाल झड़ चुके थे, उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। अरुण मिलने गया था, माफ़ी मांगने नहीं, बस देखने। लेकिन अस्पताल की उस सफ़ेद रोशनी में वह उसे पहचान ही नहीं पाया। निधि ने अरुण को देखा। पहले तो वह चौंकी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम आए, उसने कहा, बस इतना। अरुण कुछ नहीं बोला। वह बस वहाँ खड़ा रहा, निधि को देखता रहा। बैठो ना, निधि ने कहा और अपने बिस्तर के पास रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। अरुण धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। आखिरकार निधि ने ही खामोशी तोड़ी। मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में एक हल्का सा कंपन था। मुझे भी नहीं लगता था, अरुण ने कहा, और उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक सपाट स्वर था। निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर ने बताया होगा, उसने कहा। हाँ, अरुण ने कहा, और तुम इसलिए आए क्योंकि, निधि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि तुम बीमार हो। अरुण ने उसकी बात पूरी की। निधि ने अपनी आंखें खोलीं और अरुण की ओर देखा। मुझे खेद है, उसने कहा। अरुण ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। मुझे खेद है उन सब के लिए जो मैंने किया, निधि ने कहा, और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे पता है कि तुमने मुझे कभी माफ़ नहीं किया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अरुण ने निधि को देखा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थीं जो वह कहना चाहता था, लेकिन उस पल उसे लगा कि सब कुछ बेमानी है, न अतीत का जिक्र, न सफाई। कुछ लोग जानते हैं कि अब वक्त कम है। तुम्हारा इलाज कैसा चल रहा है? अरुण ने पूछा, विषय बदलते हुए। निधि ने एक कमज़ोर सी मुस्कान दी। चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि अभी उम्मीद है। लेकिन अरुण उसकी आंखों में वह उम्मीद नहीं देख पा रहा था। अरुण उस दिन के बाद रोज़ निधि से मिलने जाने लगा। पहले तो उसने सोचा कि वह सिर्फ एक बार जाएगा, बस यह देखने के लिए कि वह कैसी है। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसे चैन नहीं मिला। उसे बार बार निधि का वह चेहरा याद आता रहा, वह कमज़ोर आवाज़, वे थकी हुई आंखें।
अगले दिन अरुण फिर अस्पताल गया और उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। वह दफ्तर से निकलकर सीधे अस्पताल जाता, निधि के पास कुछ देर बैठता और फिर घर लौट जाता। शुरुआत में दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती थीं। अरुण बस बैठा रहता और निधि चुपचाप लेटी रहती। कभी कभी वे मौसम के बारे में बात करते, कभी अस्पताल के खाने के बारे में, कभी बाहर चहचहाती चिड़ियों के बारे में। लेकिन दोनों के बीच वह हाथी हमेशा मौजूद रहता, जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता था। एक दिन जब अरुण निधि के पास बैठा था तो निधि ने अचानक कहा, तुम मुझसे नफरत करते हो ना? अरुण ने उसकी ओर देखा। नहीं, उसने कहा, और यह सच था। वह अब निधि से नफरत नहीं करता था। गुस्सा था, दर्द था, पर नफरत नहीं। लेकिन तुम्हें करनी चाहिए, निधि ने कहा और उसकी आवाज़ टूटने लगी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। अरुण ने गहरी सांस ली। मैंने तुमसे नफरत करने में बहुत वक्त बर्बाद किया है निधि, अब मैं थक चुका हूं। निधि की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद एक शाम जब अरुण अस्पताल पहुंचा तो निधि जाग रही थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी जहां सूरज डूब रहा था। अरुण चुपचाप अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। अरुण, निधि ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, पूरा सच। अरुण ने कुछ नहीं कहा। निधि ने अपनी बात जारी रखी। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं खुश थी, सच में। तुम एक अच्छे इंसान थे और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि कुछ कम है। मैं नहीं जानती क्या, बस कुछ। वह सच बताना चाहती थी। क्यों धोखा हुआ, किन हालातों में, लेकिन हर वाक्य के बीच उसकी सांसें टूट जाती थीं। जब मैंने उससे मिली, उस आदमी से, तो मुझे लगा कि शायद यही वह कमी है जो मैं ढूंढ रही थी। निधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरुण सुनता रहा। अब सवालों का मतलब नहीं था। जब तुमने मुझे छोड़ा तो मैं उसके पास चली गई। मैंने सोचा कि हम साथ रहेंगे, लेकिन जब मुझे बीमारी के बारे में पता चला और मैंने उसे बताया, निधि की आवाज़ टूट गई। उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। अरुण को निधि पर तरस आया। वह उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है अरुण, निधि ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया, एक अच्छी जिंदगी को खो दिया, सब कुछ खो दिया, एक झूठे सपने के लिए। अरुण ने निधि का हाथ दबाया। उसे कुछ कहना था लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वे दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। निधि रोती रही और अरुण उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उस दिन के बाद निधि अक्सर अपने अतीत के बारे में बातें करती। वह अरुण को बताती कि कैसे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, कैसे उसने खुद को कोसा, कैसे वह अकेली पड़ गई। अरुण सुनता रहता। वह कुछ नहीं कहता, बस सुनता रहता। एक दिन निधि ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? अरुण ने उसकी ओर देखा। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। एक हिस्सा अभी भी दर्द में था, अभी भी उस धोखे को याद करता था। लेकिन दूसरा हिस्सा जो निधि की हालत देख रहा था, जो उसकी पीड़ा महसूस कर रहा था, वह माफ़ करना चाहता था। उसने माफ़ कर दिया पर कह नहीं पाया। कभी कभी माफ़ी ज़ुबान तक आते आते देर कर देती है। अरुण बस निधि का हाथ पकड़े बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन निधि समझ गई। उसकी आंखों में एक राहत थी, एक शांति थी। उस रात जब अरुण घर लौटा तो उसे पहली बार कई सालों में ठीक से नींद आई। उसने महसूस किया कि जो बोझ वह इतने सालों से उठा रहा था वह अब हल्का हो गया है। अगले कुछ हफ्तों में निधि की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज काम नहीं कर रहा है, कैंसर फैल रहा है। अरुण ने अपने सारे काम छोड़ दिए। वह दिन भर निधि के पास रहता। कभी वह उसके लिए खाना लेकर आता, कभी उसे किताबें पढ़कर सुनाता, कभी बस उसके पास बैठा रहता। निधि की माँ भी आई थी लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं रुकी। उसने अरुण से कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने मेरी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा,
जबकि तुम्हारे पास उसे छोड़ने के सारे कारण थे। अरुण ने कुछ नहीं कहा। उसे खुद नहीं पता था कि वह यह सब क्यों कर रहा है। शायद इसलिए कि निधि एक इंसान है और कोई भी इंसान अकेले मरने का हकदार नहीं है, या शायद इसलिए कि कहीं न कहीं उसके दिल के एक कोने में निधि के लिए अभी भी कुछ बचा हुआ था। एक रात जब अरुण निधि के पास बैठा था तो निधि ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, अरुण, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? अरुण ने पूछा। मरने का, निधि ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक बच्चे जैसा डर था। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा। मुझे डर लग रहा है। अरुण ने निधि का हाथ पकड़ा। डरो मत, उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। निधि ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम बहुत अच्छे हो अरुण, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे। मैं तुम्हारे लायक कभी नहीं थी। ऐसा मत कहो, अरुण ने कहा। तुमने गलतियाँ की, लेकिन तुम बुरी इंसान नहीं हो। निधि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काश मुझे एक और मौका मिलता, उसने धीरे से कहा। मैं सब कुछ सही कर देती। अरुण ने कुछ नहीं कहा। वह बस निधि का हाथ पकड़े बैठा रहा। अगले दिन जब अरुण दफ्तर से कुछ ज़रूरी कागजात लेने गया था तो उसे अस्पताल से फ़ोन आया। जल्दी आइए, नर्स ने कहा। निधि की हालत बहुत ख़राब है। अरुण भागते हुए अस्पताल पहुंचा। वह तीसरी मंजिल पर गया, कमरा नंबर 307 की ओर दौड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। अंदर डॉक्टर और नर्सें थीं और वे सब कुछ कर रहे थे। अरुण अंदर जाने लगा, लेकिन एक नर्स ने उसे रोक लिया। कृपया बाहर रुकें, उसने कहा। अरुण बाहर खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह घबराया हुआ था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। मुझे खेद है, डॉक्टर ने कहा। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अरुण को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह कुछ नहीं बोला, बस डॉक्टर को देखता रहा। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? अरुण ने आखिरकार पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अरुण अंदर गया। कमरे में अब कोई नहीं था, बस निधि का शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ। अरुण धीरे से उसके पास गया। उसने चादर को हटाया और निधि का चेहरा देखा। वह शांत लग रही थी, जैसे सो रही हो। अरुण उसके पास बैठ गया। उसके मन में बहुत कुछ था, दर्द, पछतावा, गुस्सा, प्यार, सब कुछ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था निधि, अरुण ने धीरे से कहा। हालांकि वह जानता था कि निधि अब नहीं सुन सकती। मैं तुमसे यह कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मुझे खेद है। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। वह निधि का हाथ पकड़े बैठा रहा, न जाने कितनी देर तक। उस दिन जब अरुण अस्पताल से बाहर निकला तो आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अरुण बारिश में भीगता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में बहुत सारे विचार थे, बहुत सारी यादें थीं। उसे याद आया कि कैसे निधि हमेशा बारिश में भीगना पसंद करती थी, कैसे वह उसका हाथ पकड़कर बारिश में नाचती थी और अरुण उसे रोकता था। अब कौन रोकेगा तुम्हें? अरुण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। कुछ माफियाँ अब सिर्फ दिल में रह जाती हैं और कुछ पछतावे जिंदगी भर साथ चलते हैं। अरुण घर पहुंचा। वह सोफे पर बैठ गया और बाहर बारिश को देखता रहा। प्यार खत्म हो गया था, धोखा भी, पर अफसोस वह अब भी जिंदा था। लेकिन इस अफसोस के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। अरुण ने महसूस किया कि उसने निधि को माफ़ कर दिया है और इस माफ़ी ने उसे खुद से भी माफ़ी दी है। कुछ रिश्ते टूटकर भी पूरे हो जाते हैं, कुछ कहानियाँ दुखद अंत के साथ भी एक सुकून दे जाती हैं, और कुछ लोग मरकर भी हमें जीना सिखा जाते हैं। अरुण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। निधि की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन अब वे यादें बोझ नहीं बल्कि एक सबक होंगी। उस रात अरुण ने एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। निधि, आज तुम चली गई। मैं तुम्हें वह नहीं बता सका जो मैं कहना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। शायद यह शब्द कहीं न कहीं तुम तक पहुँच जाए। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि गुस्से और नफ़रत में जीना यह जीना नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया था और वह दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन तुमने मुझे यह भी सिखाया कि माफ़ करना कितना ज़रूरी है।
तुमने मुझे यह भी सिखाया कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें हर पल को जीना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फिर से प्यार कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे दिल के एक कोने में रहोगी, न दुश्मन की तरह न प्रेमिका की तरह, बल्कि एक इंसान की तरह जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अलविदा निधि। जहाँ भी हो खुश रहना। अरुण। अरुण ने डायरी बंद कर दी और खिड़की के बाहर देखा। बारिश अब थम चुकी थी और आसमान में एक हल्का सा इंद्रधनुष दिख रहा था। शायद यही जिंदगी है, तूफान के बाद इंद्रधनुष, अंधेरे के बाद उजाला और दर्द के बाद सुकून। अरुण मुस्कुराया। यह एक उदास मुस्कान थी, लेकिन एक सच्ची मुस्कान थी। जिंदगी आगे बढ़ेगी, यादें रहेंगी, लेकिन वे अब जंजीरें नहीं बल्कि सबक होंगी। और एक दिन शायद अरुण फिर से प्यार कर पाएगा, फिर से भरोसा कर पाएगा, फिर से जी पाएगा। लेकिन अभी इस पल वह बस बैठा है, शांत, स्थिर और माफ़ करने वाला, क्योंकि असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ करने में है, और असली प्यार किसी को बांधने में नहीं बल्कि छोड़ने में है।